हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 17th ऑफ जनवरी टू 20th ऑफ जनवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है और इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करते हैं। स्पेसिफिकली मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग हर एक न्यूज को कवर नहीं करते हैं, फिर भी रिसेंटली हुए एग्जाम जैसे एसएससी जीडी या एफसीआई के जो एग्जाम चल रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के हर एक शिफ्ट में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, वो क्वेश्चन हमारी ही सीरीज से बने हुए हैं, यानी कि वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किए हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर या इस सीरीज को देखकर आप अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ये आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मदद करने वाला है। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बताता हूं, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को नजर में रखते हुए, जैसा कि स्टेट पीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो एमपी के करंट अफेयर्स का कोई भी हिस्सा नहीं छूटने वाला है, यानी इंपॉर्टेंट हिस्सा बिल्कुल नहीं छूटेगा। इस वजह से आप निश्चिंत रहें और लगातार हमसे जुड़े रहें। इसके अलावा अगर आपको ये पूरा सेशन और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे सभी लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्विक रिवीजन। आपको अगर पूरे मंथ का करंट अफेयर्स एक साथ कवर करना है तो आप टोटल 7 लेक्चर्स में कवर कर सकते हैं, यानी टोटल मंथ में, एक मंथ में 7 लेक्चर्स आने वाले हैं, यानी जनवरी मंथ में 7 लेक्चर्स आएंगे और वो आप हमारे यूट्यूब चैनल की इस प्लेलिस्ट से जाकर वहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्विक रिवीजन में फर्स्ट न्यूज की। तो फर्स्ट न्यूज थी केरला से रिलेटेड और मैंने बहुत ही आसानी से आपको बताया था कि केरला जो राज्य है वो इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन चुका है। इंडियाज फर्स्ट fully banking digital state, बैंकिंग डिजिटल स्टेट। तो आपको ये वाली बात ऑलरेडी एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया था कि जो प्रीवियस लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लेक्चर से मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा, इस वजह से वो लेक्चर स्किप मत करिए। इसके अलावा आज का जो लेक्चर है वो भी अपने आप में उससे भी कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, इस वजह से ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग बात करते हैं केरला की। तो केरला की न्यूज हमने देखी थी, इंडिया फर्स्ट फुली बैंकिंग डिजिटल स्टेट कौन सा है, केरला है। इसके अलावा सेकंड नंबर की न्यूज हमने क्या देखी थी, तो सेकंड नंबर की न्यूज जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो न्यूज थोड़ी पुरानी थी, लेकिन वो अपने आप में बहुत जबरदस्त न्यूज थी, इस वजह से हमने उसे कवर किया था। रिसेंटली बात की थी हमने अवनी चतुर्वेदी जी की, जो कि फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियाज सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी कि हमारे इंडिया का जो सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट है उसकी फर्स्ट वुमेन पायलट कौन रही थी, तो उसकी फर्स्ट वुमेन पायलट रही हैं अवनी चतुर्वेदी। और ये कहां से बिलोंग करती हैं, तो ये मध्य प्रदेश की रीवा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि मैंने आपको बताई। अवनी चतुर्वेदी का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट को चलाने वाली फर्स्ट वुमेन पायलट रही हैं। वो कहां से बिलोंग करती हैं, तो वो रीवा से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर की न्यूज हमने क्या देखी थी, तो हमने देखा था मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक न्यूज, वो है हाइब्रिड पार्क विथ हाइब्रिड पार्क विथ एनर्जी स्टोरेज। हालांकि इसमें सोलर एनर्जी का ही स्टोरेज किया जाएगा। हाइब्रिड पार्क विद सोलर एनर्जी स्टेट ये किन जिलों में बनाया जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था छतरपुर के बारे में। छतरपुर के अलावा मैंने एक और जिला आपको बताया था, वो जिला कौन सा है, मुरैना। तो आपको ध्यान रखना है छतरपुर और मुरैना में ये हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज मतलब क्या, मतलब कि एक ऐसा पार्क, एक सोलर एनर्जी पार्क डेवलप किया जाएगा जहां पर इस सोलर एनर्जी
उसका स्टोरेज भी किया जाएगा या उसका रखरखाव भी किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये पार्क बनाया जाएगा? वो डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर और मुरैना। इसकी कैपेसिटी भी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको सारी चीजें देखनी है तो आप वो प्रीवियस वीडियो से जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अब थर्ड नंबर की न्यूज की। जो हमारी थर्ड नंबर की न्यूज थी वो भी है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, जो कि अपने आप में बहुत जबरदस्त न्यूज थी। मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये जो पर्टिकुलर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो चलाया जाता है, ये नीति आयोग के द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रमुख प्रोग्राम है, जिसमें हमने बात की थी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पर। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करती है या उसकी ग्रोथ रेट अच्छी होती है, डिफरेंट पैरामीटर जैसे मैंने बताया था आपको, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इन सारे सेक्टर्स में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो उसे पर्टिकुलर रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, या आप हिंदी में बोले तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कौन सा जिला मध्य प्रदेश का प्रथम रैंक लाया है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? दमोह। तो दमोह की रैंक क्या है? फर्स्ट। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें इंडिया पर्सपेक्टिव से, तो मध्य प्रदेश में तो इसकी रैंक फर्स्ट, मध्य प्रदेश में इसकी रैंक फर्स्ट, जबकि इंडिया पर्सपेक्टिव से इसकी रैंक क्या रही है? सेकंड। तो आपको ये वाली बातें ध्यान रखनी है। उसके अलावा फोर्थ नंबर की न्यूज हमने क्या देखी थी? तो फोर्थ नंबर की न्यूज हमने देखी थी कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क का इनॉग्रेशन किया। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क का इनॉग्रेशन किया, कहां पर किया है? तो ये न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट, जयपुर में भी कहां? तो राजभवन में इसका इनॉग्रेशन किया गया। यानी कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क है, ये कहां बनाया गया है? तो जयपुर के राजभवन में बनाया गया है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क से रिलेटेड मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में भी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क बनाया जा रहा है। वो कहां बनाया जा रहा है? तो वो है देवास डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि मध्य प्रदेश में अभी बना नहीं है, बनाया जा रहा है, लेकिन जयपुर राजस्थान में ये बन चुका है, बन के तैयार हो गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क राजभवन जयपुर। तो किसने इनॉग्रेशन किया? प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेशन किया। फिफ्थ नंबर की न्यूज की बात करते हैं। तो फिफ्थ नंबर की जो हमारी न्यूज थी वो थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हमने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के बारे में जाना था। वो डिस्ट्रिक्ट हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था श्योपुर जिले के बारे में। श्योपुर का अमरूद, इसके अलावा आंवला पन्ना, मैंने आपको इस तरह से बताया था, आंवला पन्ना, स्पेलिंग पर आप चले जाओगे, चलो ठीक है, आंवला पन्ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अगर चना यानी कि ग्राम की बात करें तो ग्राम आपका कहां है? दमोह। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हुआ होगा। इसके अलावा फोर्थ नंबर की चीज मैंने आपको बताई थी, आई थिंक बिल्कुल इंदौर का कौन सा आलू है? इंदौर का आलू, वो भी कौन सा है? शुगर फ्री। आपको ध्यान रखना है, ये वाली बात भी अपने आप में ये स्पेसिफिकेशन है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है। शुगर फ्री आलू का प्रोडक्शन किया जाता है इंदौर में। और इंदौर के पास मैंने आपको बताया था खरगोन। ठीक है, खरगोन। ठीक है, तो खरगोन में क्या था? तो खरगोन में कॉटन है। मैं आपको बता देता हूं, खरगोन नहीं था, शायद खंडवा था, है ना? तो खरगोन और खंडवा में क्या है? प्याज है, प्याज। ठीक है, तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। तो श्योपुर, आंवला, ग्राम, इंदौर और खंडवा। बाकी सागर के बारे में मैंने आपको बताया, जो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था दतिया के बारे में। तो दतिया का जैगरी यानी कि गुड़, दतिया का कौन सा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट है? गुड़। इसके अलावा मंदसौर की लहसुन, तो मंदसौर की लहसुन। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है बेसिकली। ठीक है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, टीकमगढ़ का अदरक, ये वाली बातें भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो स्कीम है ये 52 डिस्ट्रिक्ट में चलाई जाएगी। अब ये जो पूरी आपको लग रहा होगा ये कैसे याद होगा, तो याद ऐसे ही होगा जैसे जैसे हम लोग रिवाइज करते जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा फिर भी भूल जाएगा, ये क्यों ही आएगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में है। मैं आपको बताऊं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अपने आप में उस क्षेत्र की स्पेसिफिकेशन या कुछ खासियत है उनमें, इस वजह से उन्हें इस स्कीम के तहत रखा गया है। यानी उसका या तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, या फिर वहां की क्वालिटी, यानी उस जगह पर जो होने वाला प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त होगी, इस वजह से उसे इस स्कीम के अंतर्गत रखा जा रहा है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है मध्य प्रदेश के जो डिफरेंट एग्जाम्स हो रहे हैं या आने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स में ऐसा प्रश्न जरूर बन सकता है कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ दिया जाए कि इस डिस्ट्रिक्ट का खास प्रोडक्ट क्या है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है, और आप लगातार अगर जुड़े रहोगे तो आपको चीजें धीरे धीरे आपको कई डिस्ट्रिक्ट का याद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था आंवला पन्ना, इंदौर, आलू, खंडवा, प्याज। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें याद हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की।
जो आज का हमारा करंट अफेयर्स है उसमें से जो फर्स्ट नंबर की न्यूज है वो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। थिरुनदेशन अवॉर्डेड प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023। ये जो थिरु कुमार नदेशन है, इन्हें इंदौर में आयोजित, जैसा कि आपको पता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, 9 जनवरी 2023 को मनाया गया। कहां मनाया गया? तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, इंदौर में मनाया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यह मनाया गया। और थिरु कुमार नदेशन, इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। तो थिरु कुमार नदेशन कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो बेसिकली इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड थिरु कुमार नदेशन को दिया गया, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। इनका योगदान क्या रहा है? तो उन्होंने सक्रिय रूप से भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। यानी कि बिजनेस और कल्चरल एक्टिविटीज का आदान प्रदान बहुत ही जबरदस्त हुआ है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। इस वजह से उनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा श्रीलंका से 30 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भारत में आया था, इंदौर में ही रिसेंटली, व्यापार करने के लिए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए 30 लोगों का समूह आया था श्रीलंका से। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। आज ही के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितने हजार करोड़, कितने लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है अपने मध्य प्रदेश में, की जाने वाली है मध्य प्रदेश में। उसी दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुई है इंदौर में ही। तो इस वजह से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान क्या रखना है इसमें? बेसिकली प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023 किसे दिया गया? थिरु नदेशन को दिया गया। यही सारी चीजें आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगी, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड न्यूज की। सेकंड न्यूज है विराट कोहली बिकेम द 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन द ओडीआई क्रिकेट। 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन द ओडीआई क्रिकेट। हम लोग अभी ओवरऑल क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ओडीआई क्रिकेट यानी कि 50-50 क्रिकेट, 50 ओवर का जो मैच होता है, 50 ओवर का जो मैच होता है उस मैच की बात कर रहे हैं। तो ओडीआई क्रिकेट में टॉप 5 प्लेयर्स जो कि जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उनके नाम है ये पर्टिकुलरली। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर के 18,426 रन, कुमार संगकारा 14,234, रिकी पॉन्टिंग 13,704, सनत जयसूर्या 13,430 एंड विराट कोहली 12,750 रन। ठीक है, तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है बेसिकली कि जो ओडीआई क्रिकेट में विराट कोहली 5th हाईएस्ट रन स्कोरर हो गए हैं। तो 5th हाईएस्ट रन स्कोरर कौन हो गए हैं? तो 5th हाईएस्ट रन स्कोरर हैं आपके विराट कोहली। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग मैच देखते हैं या मैच से जुड़े हुए हैं, आपने जैसा कि थंबनेल में भी देखा, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इन्हें यहां पर इंक्लूड किया गया है। ये प्लेयर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुभमन गिल ने रिसेंटली डबल सेंचुरी लगाई है। शुभमन गिल डबल सेंचुरी लगाई है। डबल सेंचुरी यानी कि 200 रन का टारगेट पूरा किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं शुभमन गिल के बारे में। शुभमन गिल जो कि 23 साल न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैच में दोहरा शतक लगाने वाले ये 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, विराट कोहली हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई क्रिकेट, हाईएस्ट 5th रन स्कोरर इन ओडीआई क्रिकेट, हमने रिसेंटली प्रीवियस वाले स्लाइड पे देखा। तो उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, ध्यान रखना है। 5वें भारतीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं अभी शुभमन गिल की। तो शुभमन गिल ने रिसेंटली, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि दोहरा शतक लगाया है न्यूजीलैंड के खिलाफ। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक खिलाड़ी बन गए हैं, सबसे युवा खिलाड़ी। इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़े दिन पहले जब भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, धोखे से हो गया। तो जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, यानी नवंबर के आई थिंक करंट अफेयर्स में, तब नवंबर या अक्टूबर के करंट अफेयर्स में हमने देखा था ईशान किशन का नाम। ईशान किशन सबसे यंगेस्ट प्लेयर थे दोहरा शतक लगाने वाले। लेकिन अब कौन हो गए हैं? तो अब आपको ध्यान रखना है ये न्यूज शुभमन गिल के बारे में। तो शुभमन गिल दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के, ना सिर्फ इंडिया के, दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी। तो ये वाली बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इस वजह से हमने इस न्यूज को कवर किया है।
ठीक है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल सिंपल सी है, चलिए पढ़ लेते हैं। उन्होंने शिखर धवन, विराट कोहली के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जिन्होंने 24 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। शुभमन गिल सिर्फ 19 पारियों में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। तो 1000 सबसे तेज 1000 रन भी किसने बनाए हैं ओडीआई क्रिकेट में? वो भी शुभमन गिल है। इसके अलावा भारत के रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले बल्लेबाज है। अपने आप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोहित शर्मा हिटमैन रोहित शर्मा, जिन्हें आप जानते हैं, वो 3 बार दोहरे शतक लगा चुके हैं, 3 बार। अपने आप में उनका हाईएस्ट स्कोर कितना है? 264 एक मैच में, ध्यान रखना है। ठीक है, यही सारी चीजें आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगी, तो ऐसे लोग जो इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हें भी परेशानी नहीं होगी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यंगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ओडीआई, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। उसके अलावा इंडिया के जो रोहित शर्मा है बैट्समैन, उन्होंने 3 बार डबल सेंचुरी लगाई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राजस्थान बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है, किसी ना किसी एग्जाम में अंडरस्टिमेटेड न्यूज की तरह आ सकती है या पूछा जा सकता है ना। अंडरस्टिमेट मतलब कि आप जनरली इन न्यूज को छोड़ देते हो और ये न्यूज अपने आप में आ जाती है पेपर में। तो रिसेंटली जो 1 डे एग्जाम्स होते हैं, ध्यान रखना 1 डे एग्जाम, यानी उन एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। द स्ट्राइप्स एम टू रिड्यूस द रेट ऑफ ब्लाइंडनेस एंड ब्रिंग लाइट इनटू द लाइव्स ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम विजुअल इंपेयरमेंट। यानी कि ऐसे लोग जो कि अंधे हैं या दृष्टि बाधित हैं, ऐसे लोगों के जीवन में प्रकाश लाना इस प्रमुख पॉलिसी का उद्देश्य है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके अलावा यह ऐसा कौन सा राज्य है जिसने इस ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है अपने राज्य में? तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। ये जो इमेज आपको दिख रही है वो किसकी है? ये जो इमेज है वो है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी की। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के लिए अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सिंपल सी बात और सिंपल सी न्यूज, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी राजस्थान, ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी इंडिया में पहली बार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है हमारी, अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज क्या है, चलिए देखते हैं। तो कोल्लम फर्स्ट बिकम्स द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा चीजें बताता हूं। कोल्लम जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी जो कोल्लम जिला है, ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये केरल राज्य के अंतर्गत आता है। और केरल के भी कहां पर? तो मालाबार तट में यह मौजूद है, मालाबार तट पर यह मौजूद है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ की, कोल्लम की, केरला की, तो यहाँ पर कैश्यू, ठीक है, कैश्यू जिसे आप काजू भी बोलते हो, है ना। तो कैश्यू का रिसर्च सेंटर भी है ना, और कैश्यू का उत्पादन भी यहाँ पर बहुत जबरदस्त होता है। तो ये अपने आप में इस वजह से फेमस है। इसके अलावा आई थिंक अष्टमुडी झील भी यहीं पर स्थित है। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो अष्टमुडी झील भी यहीं स्थित है। अब मैं बात करता हूं इस न्यूज की। ये जो न्यूज है, कोल्लम बिकम्स द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ये है क्या? पहला संविधान साक्षर जिला क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है, जब भी हम लोग बात करते हैं संविधान साक्षर जिला, साक्षर का मतलब क्या है? लिटरेट का मतलब पढ़े लिखे। किसके बारे में जानकारी है? तो वहां के लोगों को, यानी कोल्लम डिस्ट्रिक्ट या कोल्लम जिला वासी लोगों को संविधान के बारे में, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबको लगभग बहुत जबरदस्त नॉलेज है, या उन्हें नॉलेज प्रदान किया गया है एक कैंपेन के माध्यम से पूरी कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग हैं सबको। इस वजह से यह भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। अब संविधान साक्षर जिला, मैंने जैसा कि आपको बताया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलता है फंडामेंटल राइट, है ना, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, या फिर अपने हक या अधिकार को समझना। वहां के जो लोग हैं, वहां के यानी कि कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो अपने अधिकार को समझ रहे हैं, या उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है, एक मिनिमल नॉलेज है कि बिल्कुल हमारे अधिकार क्या है, हमारे अधिकार में किन किन क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारी जानकारी वहां के लोगों को है। इस वजह से इसे यह पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया कौन सा है? कोल्लम कहाँ का? यानी केरल राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें।
चलिए, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। द कैंपेन हैज बीन लॉन्च टू एजुकेट द रेजिडेंट ऑफ कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला अबाउट द बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सिंपल सी बात, वही जो कि मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स के बारे में एक कैंपेन चलाकर वहां के लोगों को एजुकेट किया गया। इस वजह से ये जो कोल्लम जिला है, यह भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन पाया। ठीक है, यही वाली बातें सारी आपको कहां पर मिल जाएंगी? हिंदी में भी मिल जाएंगी। ठीक है, इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया जा रहा है। अपने आप में आप सोच सकते हैं कितनी जबरदस्त बात है कि एटलीस्ट वहां के लोगों को ये जो इस तरह के कैंपेन अपने आप में बिल्कुल चलाए जाने चाहिए, हर एक राज्य को चलाने चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान के बारे में कई लोगों को या इंडिया के बहुत सारी मैक्सिमम पॉपुलेशन को नहीं पता। आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, इस वजह से आपको पॉलिटी पता होगी या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, लेकिन ऐसे हमारे पूरे देश का बहुत बड़ा सेक्शन है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। इस वजह से ये कैंपेन अपने आप में बहुत जबरदस्त है, ये हर एक राज्य को फॉलो करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे राज्य इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने इसी की पहल आपने देखी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाया जा रहा है जो कि राजस्थान जयपुर में बनाया गया, मैं आपको बता रहा हूं एमपी में भी बनाया जा रहा है। तो ये सारी उसी कैंपेन की एक पहल है, तो आप सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, इस माध्यम से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली चीज की। जो अगली न्यूज है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको चीजें थोड़ी लेट समझ में आए, लेकिन समझ में आएगी। ये वाली जो न्यूज है अपने आप में पढ़िए। ये है, विदिशा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू इंप्लीमेंट द स्टेट ऑफ द आर्ट 5G यूज केसेस प्रपोज्ड बाय स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के द्वारा 5G यूज केसेस का सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन कहां हुआ? विदिशा जिले में हुआ। विदिशा मध्य प्रदेश का एक जिला है, आपको पता होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात, विदिशा के बारे में हमने एमपी स्टैटिक कैंपेन के में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, सारी चीजें हमने डिटेल वाइज डिस्कस की थी आप लोगों की ही मदद से। तो विदिशा जिले के बारे में बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है, वो मुझे देने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। यह भारत का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट 5G यूज केसेस को प्रपोज किया गया है स्टार्टअप्स के द्वारा। तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं आज के टाइम पर, स्टार्टअप्स जितने भी हो रहे हैं, स्टार्टअप्स का मतलब क्या? मतलब कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, अगर कोई नई कंपनी बनाता है या नई नई चीजें लॉन्च कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहा है, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो 5G टेक्नोलॉजी में, तो वो उसे हम लोग बोल रहे हैं स्टार्टअप्स, स्पेसिफिकली 5G स्टार्टअप। आपको मैं बोल रहा हूं, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, सपोज मान लीजिए ये है आपका प्रोडक्ट, ये है आपका प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, क्योंकि अभी ये इंडिया में कहीं नहीं है, या है भी तो आपके जैसा प्रोडक्ट कहीं नहीं है, तो इसे हम लोग बोल रहे हैं स्टार्टअप। यानी एक बिजनेस आपने खड़ा किया अपने बलबूते पर। वहां पर अगर आपने 5G टेक्नोलॉजी का यूज किया है, बिल्कुल 5G टेक्नोलॉजी का यूज किया, मतलब इस प्रोडक्ट में, इस पर्टिकुलर रोबोट में, या आप इसे रोबोट समझ लीजिए, तो इस रोबोट में अगर आपने 5G टेक्नोलॉजी का यूज किया है, तो हम लोग बोल रहे हैं, तो यहां पर विदिशा जिले में पहली इंडियन डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 5G टेक्नोलॉजी का यूज जो है प्रॉपर्ली स्टार्टअप्स के द्वारा बहुत ही जमीनी लेवल पर किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सपोज आपने एक वैन बनाई और उसे पूरी तरह से 5G या 5th जनरेशन 5G टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, जैसा कि आप अभी 4G का यूज कर रहे हैं, 5G के बारे में भी सुना होगा, तो 5G टेक्नोलॉजी का यूज किसने किया? किसी एक पर्टिकुलर ए नाम के स्टार्टअप ने। अब अगला बी नाम का जो स्टार्टअप है, सपोज वो क्या बना रहा है? वो एक मोबाइल का निर्माण कर रहा है, और ये मोबाइल का निर्माण, इस मोबाइल में पूरी तरह से 5G टेक्नोलॉजी है। और अगला एग्जांपल, जैसा कि मैंने सी को दे दिया, ये एक नया स्टार्टअप था जिसमें इसने रोबोट को बनाया। तो इस तरह से कई स्टार्टअप कंपनियां मिलकर 5G टेक्नोलॉजी का पहला यूज या एक प्लांट तैयार कर रही है। कहां पर? विदिशा जिले में। तो इस वजह से विदिशा, जो कि आपको पता है एक आकांक्षी जिला भी है या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, मैंने आपको बताया था इसकी 6th रैंक है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, जो कि नीति आयोग जारी करता है, उसमें 6th रैंक है। ये वाली बात ऑलरेडी मैंने बताई थी आपको। तो ये इस तरह से आपको चीजें ध्यान रखनी है, यानी कि विदिशा जिले में स्टार्टअप्स के द्वारा 5G टेक्नोलॉजी से यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी की। जो 5G टेक्नोलॉजी है, वो 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। 5G नेटवर्क विल ऑपरेट इन द मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम। अपने आप में अगर आप कंप्यूटर किसी एग्जाम में आने वाला है, जैसे मैं बोलूं एमपी पटवारी में कंप्यूटर आने वाला है, तो कंप्यूटर में ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 5G नेटवर्क किस
किस वेव स्पेक्ट्रम पर ऑपरेट करता है, तो मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम जो कि 30 से 300 गीगाहर्ट्ज का होता है उस पर ये ऑपरेट करता है। इसके अलावा इट इज द न्यूएस्ट अपग्रेड, ये सबसे न्यूएस्ट अपग्रेड है इन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यानी एलटीई मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क का। एलटीई का फुल फॉर्म भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क 5G। 5G, इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर नेटवर्क है ये किस स्पेक्ट्रम पर काम करता है, तो ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम पर काम करता है और 30 से 300 गीगाहर्ट्ज इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, यानी कि ये सबसे तेज स्पीड देता है, वेरी हाई स्पीड देता है, यानी सबसे तेज स्पीड किसकी है, तो वो है 5G टेक्नोलॉजी की। इसके अलावा न्यूएस्ट अपग्रेड है ये एलटीई का यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क का न्यूएस्ट अपग्रेड है। यही चीज आप हिंदी में देख सकते हैं, 5वीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क को 5G कहा जाता है। 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 30 से 300 गीगाहर्ट्ज में काम करेगा, जो बहुत तेज गति से भारी मात्रा में डेटा भेज सकता है। यह लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी एलटीई मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में सबसे नया अपग्रेड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स आएंगे उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक नए इंडेक्स के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग सारे इंडेक्स जितने भी अभी रिसेंट के आ रहे हैं, हम लोग सारे इंडेक्स को जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग कवर कर लेंगे। यानी सारे इंडेक्स का एक कंपाइलेशन एक पर्टिकुलर वीडियो में होने वाला है, तो उसका आप वेट कीजिए। जब से आ रहे हैं, मतलब जैसे जैसे आते जाएंगे इंडेक्स, उनको तो हम कवर करते ही जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। अगर आपको किसी भी टॉपिक्स में किसी भी तरह का डाउट हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वाली बात मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक ही नहीं समझ में आया हो करंट अफेयर्स का, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की। ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, ये इंडेक्स तैयार किया जाता है स्पेसिफिकली मिलिट्री पावर को ध्यान में रखते हुए। सिंपल सी बात, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो तैयार किया जाता है, यह मिलिट्री पावर की स्ट्रेंथ को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यानी कि किस देश की, किस कंट्री की मिलिट्री पावर, यानी कि वहां की जो सेना पावर है, सेना शक्ति है, वो कितनी स्ट्रांग है, उस बेसिस पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। इस पर इंडिया की रैंक क्या रही है, तो इंडिया की रैंक रही है फोर्थ। आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा इंडिया की रैंक फोर्थ, जबकि फर्स्ट रैंक इसकी रही है, तो फर्स्ट रैंक भी आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट रैंक रही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की फर्स्ट रैंक। तो अमेरिका जैसा कि आपको पता है बहुत ही जबरदस्त पावरफुल है, आप कई बार ऐसी चीजें सुनते होंगे। सेकंड रैंक किसकी है, तो सेकंड रैंक है रशिया की। थर्ड रैंक है चाइना की, तो थर्ड है चाइना, और फोर्थ है हमारी इंडिया। तो फोर्थ रैंक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। मैं आपको बार बार बता दूं, ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, इसमें मिलिट्री पावर को कंसीडर किया जाता है। मिलिट्री पावर यानी सैन्य शक्ति को इंक्लूड किया जाता है, और उस बेसिस पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो यूएसए की जो मिलिट्री है या आर्मी है, वो सबसे स्ट्रांग है, तो इस वजह से उसे फर्स्ट रैंक दी गई, और इंडिया की फोर्थ नंबर की स्ट्रांगेस्ट है, तो इसलिए इसे फोर्थ रैंक दी गई। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। यही चीजें यहां पर भी हो सकती हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो फोर्थ मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड, इंडिया। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 145 कंट्रीज आर रैंक्ड इन दिस ईयर इन द ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट। ग्लोबल फायर पावर रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन ट्रूप स्ट्रेंथ, नेशनल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल स्टेटस, लॉजिस्टिक एंड ज्योग्राफिकल स्केल। सिंपल सी बात है, ग्लोबल फायर पावर सैनिकों की संख्या, राष्ट्रीय संसाधनों, वित्तीय स्थिति, रसद और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को रैंक करता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी यूएसए। उसके बाद रूस, चाइना और भारत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें ध्यान रखनी है। ऑलरेडी मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। रिसेंटली इंडिया हैज अनाउंस्ड द डोनेशन ऑफ 12,500 डोजेज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन टू विच कंट्री। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे देश से पेंटावेलेंट वैक्सीन की 12,500 डोजेस को भेजा गया है। पेंटावेलेंट यानी पेंटा का मतलब आपको ध्यान आना चाहिए 5। जब भी पेंटा शब्द आए आपको ध्यान आना चाहिए 5। तो ऐसी 5 वैक्सीन भेजी गई हैं। वो डिजीजेस कौन थी, 5 डिजीज की वैक्सीन को भेजा गया है, जैसे डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV। ये 5 डिजीजेस की वैक्सीन को भेजा गया है किस देश में, हमारे। तो हमारे देश भारत ने क्यूबा एक देश है जहां इन 5 डिजीजेस की वैक्सीन को भेजा गया है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, किस देश को भेजा गया है, क्यूबा को भेजा गया है। तो रिसेंटली इंडिया ने 12,500 डोजेस ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन किसकी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस,
हेपेटाइटिस बी एंड HIV, ये 5 डिजीजेज यानी 5 बीमारियों की वैक्सीन को भेजा है भारत ने। कहा? क्यूबा। क्यूबा भी एक देश है। इसके अलावा बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। अब यहां पर हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स देखने वाले हैं न्यूज के फॉर्म में। नेशनल खादी फेस्टिवल 2023 का कहां ऑर्गेनाइज किया गया? भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया है। रिसेंट की न्यूज है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये पुरानी न्यूज है, सिंपल सी इंपॉर्टेंट न्यूज ही है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज ही है। नेशनल खादी फेस्टिवल भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश हैज रिसीव्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रपोजल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश ने कितना इन्वेस्टमेंट रेज किया है, कितना इन्वेस्टमेंट पाया है, तो वो है लगभग वर्थ ऑफ 15,42,550 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट पाया है, रिसीव किया है। कहां? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां ऑर्गेनाइज की गई? इंदौर में। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था यहां पर डिफरेंट ग्लोबली इन्वेस्टर्स आकर उनको लुभाया जाता है। हमारे MP के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अपने MP की खासियत बताते हैं और कहेंगे कि यहाँ पर हमारे राज्य में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो कितना इन्वेस्टमेंट आया, वो इन्वेस्टमेंट का रुपए यहाँ पर लिखा गया है, लगभग कितना? 15,42,550 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश को रिसीव हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है हमारी नेशनल यूथ अवार्ड 2023 शिवम मिश्रा को दिया गया। नेशनल यूथ अवार्ड 2023 का किसे दिया गया? शिवम मिश्रा। अब जिसका जिसका दोस्त हो, क्योंकि शिवम एक कॉमन नाम है, सभी का कोई ना कोई दोस्त होगा या कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो नेशनल यूथ अवार्ड किसको मिला है? 2023 का शिवम मिश्रा को मिला है। तो शिवम मिश्रा नेशनल यूथ अवार्ड कहां से बिलोंग करते हैं? ये नरसिंहपुर से बिलोंग करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, जैसा कि आप सभी को पता है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम लोग देखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले रायसेन जिले का बासमती चावल बना मध्य प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद। यानी रायसेन जिले का जो बासमती चावल है सभी को पसंद होगा, मुझे लगता है सभी को पसंद होगा बासमती चावल, क्योंकि इस चावल से बहुत जबरदस्त खुशबू आती है, इस वजह से बहुत लोगों को पसंद होगा। एक अच्छा चावल है, ठीक है, एक अच्छी किस्म का चावल है, इस वजह से ये अपने आप में प्रसिद्ध भी है। तो किस जिले का बासमती चावल? तो रायसेन जिले का बासमती चावल। रायसेन से रिलेटेड मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी हैं ऑलरेडी। स्टैटिक फैक्ट, जितने भी स्टैटिक फैक्ट हैं ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो वो वीडियोस आप जाकर देखिए, आपको रायसेन के बारे में काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, रायसेन जिले में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों के बारे में आपको डिस्कस वो सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। रायसेन जिले का जो बासमती चावल है ये गुणवत्ता युक्त होने के साथ साथ खुशबूदार भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ की जो बासमती धान पूसा वन गुणवत्ता की है, जिसका दाना लंबा, पतला और सुगंधित होता है। सिंपल सी बात है, मध्य प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद में रायसेन के बासमती चावल का चयन हुआ है। इससे किसानों को धान के बेहतर दाम मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। रायसेन जिले का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल होने वाला उत्पाद है वो कौन सा है? बासमती राइस। चलिए बात करते हैं अगली चीज, राजगढ़। तो रायसेन और राजगढ़, ठीक है, तो राजगढ़ का कौन सा प्रोडक्ट है? संतरा क्यों है राजगढ़ का प्रमुख प्रोडक्ट? वो इसलिए क्योंकि राजगढ़ के संतरे का स्वाद और क्वालिटी दोनों बेहतर है और यहाँ की जो पैदावार है वो भी अच्छी है। ठीक है, संतरा अपनी उत्तम गुणवत्ता के कारण मध्य प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। अब आप लोगों को, कुछ लोगों को जो लगातार जुड़े हैं, उनको एक डाउट आ रहा होगा, वो डाउट मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं। छिंदवाड़ा में आपने सुना होगा सतपुड़ा ऑरेंज के बारे में। सतपुड़ा ऑरेंज, ये भी तो संतरा ही है, ठीक है। तो वहां छिंदवाड़ा का प्रमुख प्रोडक्ट यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो कौन है? सतपुड़ा ऑरेंज। और वहां का जो संतरा है वो भी अपने आप में बहुत जबरदस्त क्वालिटी का है, इस वजह से उसे एक नाम भी दिया गया सतपुड़ा ऑरेंज। ठीक है, और राजगढ़ जिले का भी संतरा एक प्रमुख प्रोडक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि एक जिले का अगर कोई प्रोडक्ट बन गया है तो वो दूसरे जिले का नहीं हो सकता है ना, क्योंकि दो जिलों की खासियत है, तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है। राजगढ़ जिले का संतरा, सिंपल सी बात है। तो राजगढ़ जिले राजा जी संतरा खाते हैं, राजा जी संतरा खाते हैं, आप ऐसा याद कर सकते हैं। तो राजा जी संतरा खाते हैं, राजा जी को संतरा पसंद है, सिंपल सी बात। राजा जी संतरा खाते हैं या राजगढ़ संतरा। छिंदवाड़ा सतपुड़ा ऑरेंज। रायसेन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया बासमती चावल। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। अगली चीज है हमारा शिवपुरी। तो हम लोग बात करते हैं शिवपुरी की। तो शिवपुरी में जो कपड़े जैकेट ने अपनी अलग पहचान बनाई है, इसे एक जिला एक उत्पाद स्कीम के तहत शामिल किया गया। तो जैकेट
जैकेट। तो जैकेट आज के बाद आप जब भी देखें तो आपको शिवपुरी ध्यान आना चाहिए, मध्य प्रदेश के जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। तो शिवपुरी जिले का जो बदरवास विकास खंड में कपड़े के जैकेट तैयार किए जाते हैं, जो कई शहरों में भेजे जाते हैं। जैकेट बनाने की शुरुआत बदरवास नगर से हुई और आज गांव गांव में जैकेट सिलने का काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा बदरवास के जैकेट कारोबार को एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर लेने से इसकी ब्रांडिंग बेहतर तरीके से हो सकेगी। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया है कि जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई पर्टिकुलर जिले का कोई एक प्रोडक्ट होता है तो उसकी सरकार अब ब्रांडिंग करेगी। तो उस ब्रांडिंग करने की वजह से वो जो प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर जिले का बस ना रहकर पूरे अन्य राज्यों में भी उसकी डिमांड बढ़ेगी या उस प्रोडक्ट को एक नई पहचान मिलेगी। इस वजह से ये स्कीम चलाई जा रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य भी तो यही है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि उस प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग ही की जाएगी। ठीक है, तो शिवपुरी का क्या है, जैकेट। तो आपको ध्यान रखना है शिवपुरी का जैकेट, शिवजी जैकेट पहनते हैं, ऐसा आप कुछ याद कर सकते हैं। शिवजी जैकेट पहनते हैं, ऐसा कुछ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा खरगोन जिले का प्रमुख प्रोडक्ट क्या है, मिर्च। खरगोन जिले का प्रमुख प्रोडक्ट कौन सा है, मिर्च। तो मिर्च कहाँ का प्रमुख प्रोडक्ट है, मिर्च जो है वो खरगोन जिले का प्रमुख प्रोडक्ट है। और ये कहाँ निर्यात हुआ इसका, आप देख रहे हो यूरोप में निर्यात किया गया। तो यूरोप में निर्यात किया गया। खरगोन जिले का जो मिर्च का उत्पादन है यह काफी प्रसिद्ध है। साल दर साल मिर्च की खेती का क्षेत्र और उत्पादन बढ़ रहा है। ठीक है, तो खरगोन खरगोन का मिर्च। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको खंडवा के बारे में बताया था। खंडवा और खरगोन, इन पर्टिकुलर क्षेत्र में कपास की भी खेती की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कपास के बारे में, यानी कॉटन के बारे में भी ध्यान रखना है। थोड़ी देर पहले अगर मैंने आपको बताया था खरगोन में कपास का नाम, तो कपास मेन प्रोडक्ट नहीं है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिले का। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मेन प्रोडक्ट नहीं है, एडिशनल प्रोडक्ट है। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि गलत है। कि देखिए क्या है कि दो तरीके के प्रोडक्ट है, एक है आपका मेन प्रोडक्ट और दूसरा है एडिशनल प्रोडक्ट। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं एडिशनल प्रोडक्ट यानी कि उन्हें पहचान मिल सकती है, मेन कैटेगरी में वो आ सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है मेन प्रोडक्ट के बारे में। तो मेन प्रोडक्ट है यहाँ का क्या है, मिर्च। इसके अलावा एडिशनल प्रोडक्ट आपको कपास बिल्कुल ध्यान रखना है, कॉटन बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई। खंडवा में आपने देखा था, खंडवा खरगोन का नाम आप बिल्कुल ध्यान रखते होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि खंडवा खरगोन बिल्कुल सटे सटे हुए हैं। खंडवा में आपको ओमकारेश्वर भी देखने को मिलता है, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग। तो खंडवा का मैंने आपको बताया था प्याज, इंदौर का आलू, खंडवा का। अब देखिए, देख रहे हो आप, सब्जी के नाम बिल्कुल आसपास हो रहे हैं। अब हमने इंदौर से शुगर फ्री आलू ली, उसके बाद खंडवा में हमने प्याज को इकट्ठा किया और खरगोन में जाकर अब तड़का लगाएंगे। किसका तड़का लगाएंगे भाई, मिर्च का तड़का लगाएंगे। तो मिर्च कहाँ का प्रमुख प्रोडक्ट बन गया है, खरगोन का। इस तरह से आप चीजें ध्यान रखिए। तो खंडवा प्याज के बाद अब तड़का लगने की बारी है और खरगोन हम लोग पहुंचे, खरगोन में जाकर मिर्च ले ली। तो खरगोन मिर्च। शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी में जैकेट, कपड़े जैकेट। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। अगला जो प्रोडक्ट है हमारा वो है सीधी जिले का कालीन, जिसे आप कारपेट के नाम से भी जानते हैं। तो कारपेट या कालीन, या आप शुद्ध देसी भाषा में कहें तो दरी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो सीधी जिला है वो पारंपरिक पंजा दरी और कालीन बुनकरों का घर है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की दरियों और कालीनों ने प्रसिद्धि प्राप्त की है। सुंदर डिजाइन, जीवंत रंग, समृद्ध वस्त्र के साथ सीधी की कालीन गुणवत्ता और सुंदरता की पहचान है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो सीधी जिले का कालीन आपको ध्यान रखना है, या कारपेट आपके घर में अगर हो तो जितनी चीजें आप घर के चीजों से रिलेट कर लो उतना बढ़िया। तो सीधी की कारपेट या कालीन। तो अगर आपके घर में हो तो सीधी कालीन, आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। सीधी तो वैसे भी इतना जबरदस्त जिला है कि आपको सीधा तो ये रिलेट कर पाते हैं आप अपनी डेली लाइफ से। तो सीधी कालीन या सीधी कारपेट। इसके अलावा शहडोल जिले की बात करते हैं तो शहडोल की पहचान क्या बन गई, हल्दी। तो शहडोल में सबसे जबरदस्त उत्पादन किसका किया जा रहा है, हल्दी का। हल्दी की खेती के लिए प्रदेश भर में प्रसिद्ध है शहडोल जिला। यहाँ करीब 2000 से अधिक किसान हल्दी की खेती कर रहे हैं। विदेश में भी इसका निर्यात किया जा रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, शहडोल। अब सीधी शहडोल का नाम आप जनरली लेते हो क्योंकि सीधी और शहडोल बिल्कुल आसपास में सटे हुए जिले हैं। तो सीधी कालीन हो गया और शहडोल की हल्दी। देख रहे हो क्या जबरदस्त सब्जी बन रही है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सब्जी बन रही है और आपके माइंड में भी सब्जी बन रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है ऐसे ही। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या बात की, हमने बोला इंदौर में क्या होगा भाई, आलू होगा। ठीक है, आलू के बाद अगर आपको सब्जी बनानी है, तो मैं सब्जी की बात कर रहा हूँ, अगर तो आलू अगर आपको मिल गई है तो आपको अब जरूरत होगी किसकी, प्याज की। प्याज के लिए आप कहाँ जाओगे, तो मध्य प्रदेश में अगर आपको विजिट करना है तो आपको प्याज के लिए जाना पड़ेगा कहाँ, खंडवा के बाद आपको जाना पड़ेगा खरगोन। अगर आपको मिर्च चाहिए तो एक मसाला चाहिए ना कुछ, तो मिर्च
मिर्च मसाला या मिर्च के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? खरगोन। और अगर आपको हल्दी चाहिए तो हल्दी के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? शहडोल। शहडोल। तो हल्दी कहाँ मिलेगी आपको? शहडोल में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। अगला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में प्रमुख जिला कौन सा है? गुना। अब देख रहे हो आपको हंसी भी आएगी। देखो सब्जी बनते बनते सारे इंग्रेडिएंट्स उसके यहाँ पर आकर बिल्कुल मिल रहे हैं। अब एक और मसाला आकर मिल गया आपको और हमें, वो है गुना जिले का धनिया। गुना जिले का धनिया। और धनिया ना सिर्फ गुना जिले का, वो मैं एक और डिस्ट्रिक्ट का भी प्रमुख प्रोडक्ट है, वो कौन सा है? नीमच। तो आप देख रहे हो नीमच और गुना जाकर आपको धनिया लाना है। धनिया जो कि अपने आप पे आप फ्री में ले लेते हो। क्यों? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए धनिया उत्पादन में, धना बोल रहा हूं सॉरी, धनिया उत्पादन में जो गुना जिला है वो देश में नंबर 1 स्थान में है। अब इस वजह से इंपॉर्टेंट में है क्योंकि अब सिंपल सी बात क्यों है, ये जो फर्स्ट रैंक इसकी जो है पूरे देश में, उसका सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि धनिया का जो उत्पादन है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गुना जिले में होता है। इस वजह से उसकी रैंक होगी। और यहाँ 20 से 25% धनिया पूरे देश का कहाँ होता है? गुना में उत्पादित होता है। तो देश के साथ साथ विदेशों में भी महक रहा गुना का धनिया। सिंपल सी बात, गुना में धनिया की बेहतरीन किस्म कुंभराज की खेती होती है। तो कुंभराज एक किस्म है, एक प्रजाति है धनिया की, है ना, ब्रीड है। बिल्कुल सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना है। तो कुंभराज कहाँ की किस्म है? धनिया की किस्म है। धनिया कहाँ का? गुना का। अब नीमच की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नीमच यहाँ का जो धनिया है देश के अन्य राज्यों में सप्लाई किया जाता है। नीमच जिले में धनिया की प्रोसेसिंग यूनिट है जो ग्रेडिंग, पैकिंग और पिसाई का कार्य करती है। तो धनिया के निर्यात से नीमच के किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। चलिए थोड़ा सा पानी हो जाए। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग सब्जी बनाने बैठे थे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात, आपके माइंड में भी सब्जी बन गई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो गुना जिला है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि गुना जिले में धनिया का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अब दो डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है, गुना और नीमच। तो आपको क्या कैसे याद होगा? तो मैं आपको बताऊं सिंपल सी बात, आपको क्या ध्यान रखना है, गुना जिले में धनिया का उत्पादन ओवरऑल सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा जो नीमच जिला है यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, यानी कि धनिया की पर्टिकुलरली पैकिंग की जाएगी, उसकी पिसाई की जाएगी, है ना। धनिया पाउडर आपने सुना होगा नाम, तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट या धनिया का पाउडर आपको कहां मिल जाएगा? नीमच में। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। तो एक सिंपल सी बात है कि खंडवा में आपको मिली थी प्याज, प्याज मिल गई थी। इंदौर में आपको मिल गया था आलू, इंदौर में आपको मिल गया था आलू। आप बोलोगे यही पढ़ा रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चल रहा है? तो खरगोन में आपको मिल जाएगी क्या? खरगोन में आपको मिल जाएगी मिर्च। इसके अलावा आपको शहडोल में मिल जाएगी, शहडोल में आपको मिल गई थी हल्दी। अब आपको जरूरत है धनिया की, तो धनिया के लिए आप कहां जाओगे? गुना जाएंगे सबसे पहले। गुना में अगर नहीं मिलेगी तो जाएंगे हम लोग नीमच। तो ऑप्शन में अगर गुना रहे तो गुना ही लगाना है। वैसे गुना का आपको, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सिंपल सी बात है कि पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर है। इस वजह से धनिया आपको याद होना चाहिए गुना के नाम से। ठीक है, तो गुना या नीमच, यहाँ पर क्या मिल जाएगी आपको? धनिया मिल जाएगी। सीधी का नाम भी ऑलरेडी हमने देख लिया, तो सीधी कारपेट, आपको ये तो याद ही होगा, सीधी कारपेट। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो अगला जो प्रोडक्ट है वो है बैतूल जिले का। बैतूल जिले की जो सागौन की लकड़ी है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत रखी गई है। तो बैतूल जिले में सागौन की लकड़ी, ठीक है, सिंपल सी बात। इसके अलावा छतरपुर जिले का फर्नीचर। तो देखो फर्नीचर के लिए आपको कहां जाना है? तो फर्नीचर के लिए आपको दो डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रेवल करना है। वो कौन सा है? बैतूल जिला और छतरपुर जिला। बैतूल और छतरपुर। तो सागौन की लकड़ी आपको कहां मिलेगी? बैतूल। और वहां से आप लाओगे सागौन, बैतूल से आप लाए सागौन की लकड़ी और वहां के बाद आप गए छतरपुर में आपने उसका, सिंपल सी बात। तो बैतूल में जाकर आपने सागौन की लकड़ी लाई। इसके अलावा छतरपुर जाकर आपने उसका फर्नीचर बनवाया। सिंपल सी बात। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ये सारी चीजें आप रिवाइज कीजिए, सुनिए, आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। सिंपल सा लॉजिक है याद रखने का। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन सा है? आपके ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। इसका जवाब आप मुझे कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका 36th इंटरनेशनल सूरज कुंड फेयर कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और हरियाणा। मैं आपको बता दूं 100% गारंटी के साथ ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर ऐसा ही सेम एज इट इज टू कॉपी करेगा यही क्वेश्चन, बिल्कुल यही टू कॉपी क्वेश्चन करने वाला है। इस वजह से ये फेयर या ये मेला याद रखना। अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला कहां लगाया गया या कहां लगाया जाएगा? तो आपके ऑप्शन उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और हरियाणा। इसका जवाब भी आप मुझे कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे।
इसके अलावा आपका थर्ड क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन इंक्लूडेड एज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम फॉर इट्स आंवला एंड अमरूद प्रोडक्शन। यानी पहले आपको आंवला की डिस्ट्रिक्ट बतानी है, उसके बाद आपको अमरूद की डिस्ट्रिक्ट कहाँ बतानी है। चलिए, आपके ऑप्शन है पन्ना एंड छतरपुर, श्योपुर एंड नीमच, शहडोल एंड पन्ना एंड श्योपुर। ठीक है, पन्ना एंड श्योपुर। तो मैं एक बार फिर से आपको ये बता दूं, इसका जवाब भी आप मुझे कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे इन सोशल मीडिया हैंडल्स, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से जुड़कर आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपना कोई फीडबैक या सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपना सुझाव मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी दीजिए, क्योंकि आपका एक अच्छा सुझाव हमें लगातार प्रेरित करता है कुछ अच्छा और बेहतर करने के लिए। और अगर आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगता है तो उसके बारे में भी आप मुझे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, और हमारे चैनल को लगातार ग्रो करने में मदद कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी अपना ख्याल रखिए और रिवाइज करते रहिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।